न्यूज 21 मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और इसी तरीके से हम लोगों को आपका जो प्रेम है चर्चा परिचर्चा में, आप मुझे पता है आप लोग इंतजार करते हैं। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका। उसके पहले आपको बता दें कि हमारे खास कार्यक्रम में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला जो बजट है पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में विधानसभा में बजट पेश किया गया है। जैसे कि हर साल सरकार अपने बजट में सभी वर्गों पर ध्यान देती है और इस बार भी उन्होंने जो बेहतरीन कोशिश की है, हर वर्ग को बजट में कुछ ना कुछ खास मिला ऐसा प्रतीत होता है। जनता को भजनलाल सरकार के पहले बजट में क्या मिला है, जनता को कितना फायदा होगा और कैसे होगा, यही सब सवाल जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ भाजपा से जुड़े राजेंद्र मोदी जी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफी अनुभवी हैं और आपको बता दें साथ में कि मोदी जी एक बेहतरीन अधिवक्ता भी हैं। तो बजट पर आज बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि मोदी जी प्रकाश डाल सकते हैं। मोदी जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे, नमस्कार आपका। स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी। आज इस चर्चा परिचर्चा में काफी कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्योंकि कल बजट जारी हो चुका है, भजनलाल सरकार ने पिटारा खोल दिया है, पर हम आज आपकी व्यक्तिगत राय भी इस पूरे मैटर पे जानना चाहेंगे। स्वागत करेंगे हम आपका एक बार फिर से। मोदी जी सबसे पहले अगर हम बातों का सिलसिला शुरू करें तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने राजस्थान के बजट को देखा है, करीब से देखा, ये इस साल का बजट है, इसके पहले के बजट को भी आप देख चुके हैं, तो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूंगी कि क्या एनालाइज किया है आपने, किस तरीके से देखते हैं आप बजट को जो इस बार जारी हुआ है। देखिए रितिका जी, दिया जी में एक महिला कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने इतना अच्छा और इतना सुदूर बजट पेश किया है। उन्होंने अपने बजट में प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का 2047 तक का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। ये बहुत उनका कॉन्फिडेंस है और हमें गर्व है। आप भी एक महिला हैं, बिल्कुल, और हमें गर्व है कि महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है, जो बजट प्रस्तुत कर रही है, बजट पेश कर रही है, देश का विजन, प्रदेश का विजन दुनिया के सामने रख रही है। ये बजट में किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में सौगातें मिली हैं। राज्य के समग्र विकास का यह बजट मील का पत्थर साबित होगा, हमें ऐसी आशा है। जी, जैसे कि आपने कहा महिला की बात की, तो देखिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या दिया कुमारी जी ने जिस तरीके से कल बजट जारी किया, उनके हाथों से शुभारंभ हम कहेंगे। तो क्योंकि महिला होती है वो हर चीजों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानती है, हर क्षेत्र में आगे हैं और शायद इसीलिए ये पद, ये जिम्मेदारी हमारी दिया कुमारी जी को, माननीय दिया कुमारी जी को दी गई। चलिए राजेंद्र जी, आगे आपसे बात करना चाहूंगी। हर वर्ग को अलग अलग तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले युवा वर्ग की हम बात करें, पहला पॉइंट युवा वर्ग, फिर इसके आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी। इसमें स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाने का जो प्रावधान रखा गया है वो बहुत अच्छा प्रोविजन है। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, राजस्थान में पहली बार ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। ये बहुत अच्छा विजन है। और इसी तरह से 5 साल में 4 लाख भर्तियां किए जाने का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। अगर हमने शिक्षा की बात कर ली, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगी, बेरोजगारी की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमेशा रहा है, भले सरकार कोई भी हो। सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की है कि वो 1 लाख नौकरी इसी साल देगी और आने वाले 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएगी, ऐसा इन्होंने इच्छा शक्ति जाहिर की है। और हमें विश्वास है कि ये इच्छा शक्ति इनकी पूर्ण होगी, कंप्लीट होगी और हमारे रोजगार की समस्या हल होगी हमारे युवाओं के लिए। युवाओं के लिए क्या कुछ भजनलाल सरकार इस बार पिटारे में लेकर आई है? 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और 8 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, उससे भी क्या है कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए मोदी जी, जिस तरीके से आपने बात की कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा, खैर ये तो धरातल पर पता चलेगा कि सरकार क्या काम करती है। मैंने युवाओं की बात इसलिए की क्योंकि आपको पता होगा कि बजट में ऐलान किया गया है कि चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देकर उनकी मदद की जाएगी। स्टार्टअप्स को फंडिंग द्वारा मदद मिलेगी, लेकिन नौकरियां भी तो जरूरी है। नौकरियों का उन्होंने मतलब पहली बार इच्छा शक्ति तो जाहिर की है ना। जब इच्छा शक्ति होगी, अपना कॉन्फिडेंस होगा, तो हम ये काम कर सकेंगे। सरकार के पास जो व्यवस्था है, फंडिंग है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है कि वो रोजगार दे सके।
अब उन्होंने इच्छा शक्ति जाहिर की है, अपने बजट में प्रस्तुत किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसको पूर्ति करेंगे। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं महिलाओं की, बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, कोई भी सरकार आती जाती है, पहले कांग्रेस की कार्यकाल थी, अब बीजेपी की कार्यकाल है। अगर हम बात करें इस बजट की, तो महिलाओं को लेकर हम जानना चाहेंगे कि सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, सुरक्षा और चिकित्सा। ये आप भी मानते होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी खुद एक महिला है, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष होगा। मोदी जी, आपने स्टडी किया है बजट को, क्या कुछ महिलाओं को बजट में मिला है आपके अनुसार? बहुत बड़ी जो सुविधा है वो ये मिली है कि 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा विजन रखा है इन्होंने, और 15 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और वो महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाया जाएगा और मेरिट वाली छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। मेरिट्स वाली, खाली जो मेरिट में आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए वाउचर दिए जाएंगे। सेना पुलिस में भर्ती ये वाउचर्स जो होंगे सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी है या सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी है ये? नहीं, ये प्राइवेट में भी मान्य होंगे। प्राइवेट में मान्य होंगे? यस यस यस। तो मतलब इस सुविधा के अंतर्गत क्या आएगा? मतलब जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको किस किस तरीके की सुविधा मिल पाएगी? उससे रिलेटेड जो भी टेस्टिंग है, अच्छा, वो टेस्टिंग में उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो वाउचर का ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सेना और पुलिस में भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलने के भी प्रावधान रखे गए हैं। मैंने बहुत अच्छा एक विजन किया है। महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है तो उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा, पर्याप्त ध्यान रखा। ये नहीं कह सकते कि भी उन्होंने अवॉइड किया है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 जातियों की बात की है। पहले हम बात करें युवा, दूसरा महिला, किसान और गरीब। वे हर भाषण में इन वर्गों के उत्थान की बात तो करते हैं, हम सभी जानते हैं और अक्सर सुनते हैं। तो हम बात करें इनके उत्थान से विकसित भारत बनने की बात करते हैं। भारत की कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम सब जानते हैं। ऐसे में किसान वर्ग की बात करें तो बजट में किसानों की आय और उनके जीवन यापन को और बेहतर बनाने की दिशा में क्या कुछ किया गया है या सिर्फ किताबी बातें हैं थोड़े समय के लिए? 3 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये इस बजट में प्रावधान रखा गया है। और मार्च 2025 तक 1,45,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये भी एक, क्योंकि पहले इससे पहले जो है वो किसान कनेक्शन के लिए तरसते थे। और मॉडर्न कृषि उपकरण के लिए अनुदान भी देगी गवर्नमेंट। इसी तरह 35 लाख किसानों को ब्याज फ्री लोन भी देगी गवर्नमेंट। महिलाओं को भी ब्याज में कुछ छूट मिली है? महिलाओं को भी छूट मिली है ब्याज में। जी, जारी रखें। और इसके अलावा 2,08,000 घरों को बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे बजट के प्रावधान के अनुसार। बजट के प्रावधान के अनुसार। और 25 लाख घरों को नल से जोड़ने की सरकार ने योजना बनाई है। सरकार गांवों में, ग्रामीणों में महिलाएं सर पर टोकरी ले लिए 2-3 घंटे बर्बाद कर देती है, वो उनको वो उस चीज का फायदा मिलेगा। सकती है। नल के थ्रू घर में जल आ जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट इन्होंने दिया है। ठीक है मोदी जी, मैं आगे अगर आपसे बात करूं, आखिर में आते हैं उस वर्ग की तरफ जो हर बजट में यही उम्मीद करता है कि कुछ उसका भी भला हो जाए। मैं सीधी बात बोलूं तो उसके जीने की राह आसान हो जाएगी। बात कर रही हूं मैं गरीब वर्ग के लिए। भजनलाल सरकार के इस बजट में क्या कुछ दिया गया है? देखिए, एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है। 6 नए ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे। गरीब वर्ग को आसानी से इलाज मिलता नहीं है, वो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते कई बार दम तोड़ देता है। तो उनके लिए 6 नए ट्रोमा सेंटर खोले गए हैं। और एक और सबसे पहले बात ये थी कि घायल कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई घायल हो गया, तो उसको घायल को हॉस्पिटल तक ले जाने से लोग कतराते थे, डरते थे क्योंकि वो उल्टी इंक्वायरी उसी के ऊपर हो जाती थी जो मदद करता था। वो फंस जाएंगे। इसलिए अभी सरकार ने जो प्रावधान किया है ये बहुत अच्छा क्या प्रावधान है, थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को क्या कुछ है? घायल को अस्पताल तक जो लेके आएगा उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा दी है। घायल एक तो उससे जो डरता था कि मैं कानूनी प्रक्रिया में फंस जाऊंगा, उसमें नहीं फंसेगा। और दूसरा, उसको पुण्य होगा कि घायल को हॉस्पिटल ले गया। और तीसरा, उसको फायदा भी मिलेगा, 10,000 रुपया भी मिलेगा। चलिए 10,000 रुपए मिलेगा, तो ये पैसा मिलेगा कहाँ से? इसकी भी कोई प्रक्रिया होगी? पैसा तो गवर्नमेंट के बजट में प्रावधान रखा गया है। गवर्नमेंट माफी चाहूंगी, हॉस्पिटल द्वारा ही मिलेगा ये? हाँ, माध्यम तो हॉस्पिटल ही होगा। माध्यम हॉस्पिटल होगा। माध्यम हॉस्पिटल ही होगा। ठीक है, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। बिल्कुल मैम। राजेंद्र जी,
इसके अलावा बात करें कि पर्यटन क्षेत्र की अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, तो राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बड़ा और सरकार को आय देने वाला प्रदेश है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आए, उसके लिए सरकार की ओर से पर्यटन विकास बोर्ड बनाया जाएगा, ऐसा सामने आया है। मैं आगे आपको बताना चाहूंगी, पर्यटन के विकास पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काफी बड़ा बजट कह सकते हैं इसे, ये आप भी मानते होंगे। राजस्थान के 20 पर्यटन स्थलों पर करीबन 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो माना जा रहा है कि जर्जर पर्यटन स्थलों की हालत सुधरेगी, यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। तो इस पूरे बजट को, पूरी बात को मेरे किस तरीके से देखते हैं आप? पर्यटन पर सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान केंद्रित किया है, और खाटू श्याम जी मंदिर जो जयपुर के काफी अच्छा नजदीक है, उसमें 100 करोड़ का एक कॉरिडोर बनेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खाटू श्याम मंदिर की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है। इसी तरह सालासर बालाजी मंदिर में भी इन्होंने प्रावधान किया है मंदिर के सुधार का, पर्यटन स्थल का। इसके अलावा 20 पर्यटन स्थल जो आज की डेट में जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, उनको सुधारा जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा। हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा और 8 जगह नए रोपवे लगाने का भी प्रावधान इन्होंने रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में पर्यटन के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और धार्मिक स्थल को भी उसमें भी सुधार हो। क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, पर बड़ी दुख की बात मैं कहना चाहूंगी, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होगी, अगर हम फिलहाल जयपुर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक इतना बड़ा जिला होकर, जगह होकर मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ गंदगी की जो हालत है आपने देखी होगी। और पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूँ तो खासकर ये तो मेरी आंखों देखी चीजें हैं, बिल्कुल सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जाता है मोदी जी। तो उम्मीद कर सकते हैं क्या कि इस बार कुछ सुधार हो? सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई फंड की कमी नहीं है, लेकिन उनको अपने जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उन्हें अधिक से अधिक विजिट करने पड़ेंगे। सरकारी अधिकारी अभी अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और उठ के अपने घर चले जाते हैं, वो विजिट नहीं करते। आज कल इतनी भयंकर बारिश हुई है जयपुर में, तो हालत कितनी खराब है, लोग सड़कों पर रेंग रहे थे, लेकिन सरकारी अफसर अपने ऑफिस में या ऑफिस से निकले तो बताइए, राजधानी की ये हालत है। हाँ, ये जरूरी है, इस पर सुधार होना जरूरी है। हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो अपने अधिकारियों को जो है इसके लिए जागृत करें और उनको पेनलाइज भी करें, और सरकारी अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो उसको पुरस्कृत भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी तरह स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल है, राजधानी है, दूर दराज से लोग आते हैं। बिल्कुल, बॉम्बे के बाद में दूसरा नंबर जयपुर का है। बिल्कुल, पर सफाई व्यवस्था में फिलहाल कह सकते हैं अभी नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा जो बजट जारी हुआ है उसमें कुछ काम किया जाए जनता के लिए। हालांकि पूरा बजट जो है जनता के लिए ही है, पर पूरा पैसा लगे भी जनता को। क्यों मोदी जी? बिल्कुल सही बात है। अब बात करूं मैं आपसे आगे, तो मेडिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, चिकित्सा व्यवस्था की बात करूं, तो करीबन काफी करोड़ों रुपए जो है, 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरे बजट का 8.26% खाली चिकित्सा व्यवस्था। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही थी कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर काफी पूरे बजट का 8.26% खाली चिकित्सा पर खर्च होगा। खाली नहीं सर, ये बहुत बड़ा मैटर था। अगर वहीं बात करें तो 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र भी खोली जाएंगी, यानी नशा एक बड़ी समस्या बनकर उभरा था, तभी इस पर नजर डाली गई है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ऐसे में इस तरफ ध्यान दिया गया है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं जो बजट जारी हुआ है, एक काफी बड़ा रेशियो है, कैसा मानते हैं इस बजट को आप? हम यही मानते हैं, काफी बड़ा रेशियो है। 8.26% बहुत होता है। सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चिकित्सा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया है, लोगों की सुविधा मिले लोगों को। क्या ये जरूरी था इतना बड़ा जो बजट में से इतना बड़ा रेशियो, मतलब आप मानते हैं कि ये सही है? ये हमें तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसने क्या है कि 25 लाख तक का फंडिंग बोल दिया, तो वो इलाज में खर्च होता था 5 लाख और बिल बन जाते थे 25 लाख के। यहाँ डायरेक्ट जो है ना वो पेशेंट्स को, रोगियों को, जनता को डायरेक्ट फायदा मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था की गई है। काफी अच्छी पहल हम इसको मानते हैं, क्योंकि जरूरी भी था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रदेश की मौजूदा 17,000 अरब रुपए की अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में 29,230 अरब रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत अच्छा विजन है।
बिल्कुल अच्छा विजन है, काफी कुछ है, पर हम कुछ चंद बिंदुओं पे बात कर रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र जी, आगे जानना चाहूंगी, राजस्थान की मुख्य समस्या और सबसे बड़ी जरूरत पानी। सरकार की ओर से इस साल 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें 5,886 अतिरिक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए, तो अमृत योजना के तहत 2.0 योजना के तहत 183 शहरों में करीबन 5,180 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। तो इन पूरे चीजों पर आपका अपना व्यक्तिगत क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 25 लाख घरों को पानी से जोड़ने से लोगों की समस्या हल होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों पे ध्यान दिया ग्रामीण गया शहरी है। दोनों में ध्यान दिया गया, क्योंकि शहरों में भी जो कॉलोनियां हैं उसमें एक ट्रैक्टर पानी का 700 800 रुपए लोग ले रहे हैं, जबकि वो 300 रुपए से ज्यादा का वो नहीं होता, टैंकर नहीं होता है। टैंकर नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि सब जगह ये परेशानी पानी की व्यवस्था पूरी नहीं होने की वजह से, अब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, 25 लाख घरों को नल से जल मिल जाएगा, तो इस व्यवस्था में काफी सुधार होगा, लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। आगे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, तो 2 नए सोलर पार्क, एक जैसलमेर में, दूसरा बीकानेर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बात करूं मैं, तो बिजली से वंचित रहे घरों में अगले 2 सालों में बोला जा रहा है कि घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में फेज मैनर सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी और उसमें 40% अनुदान दिया जाएगा। हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम खोला जाएगा और इसी तरह से 2,08,000 घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। अरे सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब लोगों को यूं लगता है कि हमारा 100 यूनिट बिजली माफ नहीं किया, तो वो एक लालच है। उसकी बजाय आप सोलर यूनिट लगाइए, फायदा लीजिए। ये एक सेल्फ स्टैंड वाली योजना है और उसमें क्या है कि एक अनुदान वाली, एक मांग वाली, एक भिक्षा वाली योजना कि 100 यूनिट दे दो हमको फ्री। इसलिए सरकार का विजन बिल्कुल सही है। अब किसको समझ में सही आता है, कौन इसको गलत तरीके से समझता है, वो एक अलग बात है। देखिए, करीबन हर देश के हर व्यक्ति पर करीबन जो रेशियो सामने आया था, आप जानते होंगे कि 70,000 का जो कहते हैं ना कि लोन उनके ऊपर चल रहा है, बकाया चल रहा है। उसके बावजूद भी देश में जो रोजगार की अगर हम व्यवस्था देखें, तो ये इसमें बढ़ावा नहीं मिल रहा है। नौकरी की बातें हो रही हैं, फ्री बिजली की बातें हो रही है, पानी की हो रही है। सरकारें इसके प्रति, सरकार को सजग रहना पड़ेगा। सरकार अपना वोट का फायदा देखते हुए मुफ्त में दुनिया भर की स्कीम अलाउ करके उसको कर्जा ले लेकर के लोगों को दे रही है और उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा फैल गया है। उस वजह से ये सब हुआ, इतना कर्जा आम आदमी पर। आज कर्जा इसलिए क्योंकि नौकरियां है नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, आज एक बच्चा पैदा होते ही उसके ऊपर 70,000 का कर्जा है। बिल्कुल। अगर रेशियो जिस हिसाब से सर्वे किया गया होगा, आप जानते होंगे, तो सर्वे में ये सामने है कि हर व्यक्ति पर देश के करीबन 70,000 रुपए का तो कर्जा है ही। तो इस लिहाज से जब नौकरियां नहीं है तो कर्जा तो दिखती बात है बढ़ेगा। कोई भी सरकार आती है, बड़े बड़े दावे करती है, मैनिफेस्टोज लेके आती है, एजेंडास लेकर आती है, पर धरातल पर काम करने की बात आती है तो सब ठप पड़ जाता है। अभी सरकार ने धरातल पर काम करने का मन बनाया है। बाकी देखिए, सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सरकार ने जो इच्छा शक्ति जाहिर की है, हम उसके साथ हैं और हमें विश्वास है कि वो उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से उन्होंने अपना विजन प्रस्तुत किया है। जो बजट लेकर आई है, वो बजट का पूरा फायदा जनता को सीधा मिले, हेर फेर कुछ ना हो, बिचौलिया जो होते हैं वो ना फायदा उसका ले जाए। चलिए, आखिरी सवाल पे आना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे कि राजस्थान बजट से जुड़ी सबसे बड़ी बात पर आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की इकोनॉमी को $350 बिलियन की बनाना है। यानी अगर हम बात करें, विजन में रखा गया है कि जो प्रदेश की इकोनॉमी है उसे बूस्ट करना है, बड़े लेवल तक ले जाना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल मेरा। इसी से विकसित राजस्थान हमारा होगा और ये लोक कल्याण को समर्पित बजट सभी वर्गों के विकास का एक तो कैसे ले जाएंगे दस्तावेज। ये तो कह दिया उन्होंने, पर कैसे ले जाएंगे? क्या विजन है? विजन ये काम करना पड़ेगा, अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। निजी क्षेत्र में औद्योगिक
जी जी। यूनिट को बढ़ावा देने के लिए उनको आमंत्रित करना पड़ेगा सरकार को, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार में नौकरियां देनी पड़ेगी लोगों को, तभी विकास संभव हो सकेगा। कहने का मतलब है आपके कि धरातल पर काम करना पड़ेगा, तब काम करना जाके पड़ेगा, खाली विजन प्रस्तुत करने से या बिल्कुल बजट सही प्रस्तुत बात है। करने से नहीं होगा। विजन जो प्रस्तुत करने से कुल मिलाकर कुछ नहीं होने वाला है जब तक धरातल पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी, काफी सारी आज आपसे हमने चर्चा परिचर्चा में सब लगभग सारे मुख्य बिंदुओं पे हमने आपसे बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दिया, प्रस्तुत किया, उन चीजों को जानकारी दी। बजट के बारे में हमने चर्चा की, फिर हम किसी चर्चा परिचर्चा में आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। आज के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे लिए समय निकाले और आए। बिल्कुल एक बात क्लोजिंग से पहले मैं करना चाहूंगी कि संविधान के बारे में बात करना चाह रहे थे मोदी जी, तो संविधान के को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि संविधान खतरे में। ये बात आखिरी में मैं फिर से इसलिए जोड़ना चाहूंगी क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि इस बारे में हम बात करें, क्योंकि देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं आए दिन चिल्लाते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जबकि संविधान कोई खतरे में नहीं है। अब 1975 में इमरजेंसी लगी, संविधान को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया ये सारी दुनिया जानती है। जेलों को किस तरह भर दिया गया, सारे नेताओं से जेलों को ठूस दिया गया। फिर उसके बाद में 1984 में सिख दंगे हुए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया चलती रोड पे बिना वजह बेमतलब। और इसी तरह 1990 में कश्मीरी हिंदू नरसंहार हुआ, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। तब तक तो इनको लगता था संविधान सुरक्षित है, और अब जब मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में 1300 से अधिक आतंकियों को ठोक दिया, तब इनको लगता है संविधान खतरे में है। तो ये तो रितिका जी वही बात हुई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो ये इनका जो है वो ये खाली सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का तरीका है और कुछ नहीं है। संविधान कोई खतरे में नहीं है। संविधान बीजेपी के राज में खतरे में होगा तो कांग्रेस के राज में तो कभी फल फूल सकता ही नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। यस 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 जी। देखिए, जनता जनार्दन है, उसके लिए क्या सही है वो अगले चुनाव में इस चीज को तय कर ही लेगी। हम तो ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर जो भी है जनता के हित में काम किया जाए। मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के लिए। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट चर्चा परिचर्चा में। तो ये थे कुल मिलाकर। देखिए, अगर हम बात करें प्रदेश की जनता की जेब पर भार ना पड़े, लोगों को राहत मिल सके और प्रदेश का विकास हो, सीधी बात तो यही है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया है। देखिए, ऐसा माना जा सकता है कि काफी कुछ फायदा जो है जनता को इस बजट से होगा। तो राजेंद्र मोदी जी से काफी सारी आज हमने बातचीत की, चर्चा परिचर्चा की है अगले बजट को लेकर या किसी अन्य मुद्दे पर। फिर किसी मेहमान के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।